स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर आज फिर मुनाफा वसूली के साथ यहां पर कारोबार है। कल 5% की गिरावट थी और दोनों ही वैरायटीज अब 80 के काफी नीचे कारोबार करती हुई। साथ ही बात करेंगे सोने की, जहां पर कल एमसीएक्स पे हमने रिकॉर्ड हाइज बनते हुए देखे, लेकिन ये सिर्फ 2-3 मिनट के लिए रहा। उसके बाद जोरदार मुनाफा वसूली देखने को मिली। क्या हुआ सोने के साथ, क्यों ये तेजी आई, कैसी वॉल्यूम्स थी, क्या यह तकनीकी दिक्कत थी, इस पर भी करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे धनिये की, जहां पर हमने कल तेजी के बाद आज फिर कुछ सपोर्ट आता हुआ देखा है। यहां पर आगे क्या रह सकता है कारोबार, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, कुवर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि देओरा, एंजल वन के प्रथमेश माल्या। पर लेकिन सबसे पहले शुरुआत हम यहाँ पर कच्चे तेल के साथ ही कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार मुनाफा वसूली है। आपको याद दिला दे, अक्टूबर में 10% की गिरावट थी और नवंबर में हमने अब तक यहां पर करीबन 8% की गिरावट ऑलरेडी दर्ज की है। नरेंद्र जी नमस्कार। अच्छी खासी मुनाफा वसूली है और आपके वर्ड्स एकदम गोल्डन वर्ड्स जैसे साबित हुए हैं। आराम से 80 के नीचे यहां पर भाव गिरते हुए, और जहां तक WTI की बात है वहां तो 75 के नीचे के स्तर फिलहाल। नहीं, जैसा मैंने आपको पिछले आपके कार्यक्रम में कहा था कि जो कीमत है उसमें ज्यादातर प्रीमियम चल रहा था, वो हमास इजराइल को लेके, यूक्रेन को लेकर के, क्योंकि डिमांड सप्लाई फंडामेंटल के बेसिस पर इतनी कीमत हो नहीं सकती थी। आज भी जितनी ये दरअसल हो नहीं सकती, लेकिन आज जो कीमत है उसका मुख्यतः दो कारण हैं। एक तो यह है कि अमेरिका में इन्वेंट्रीज की सिचुएशन जो है काफी पॉजिटिव है, तो उसको लेकर के बाजार में यह है कि वहां से कोई ज्यादा जो है मांग बढ़ने वाली नहीं है। दूसरी तरफ बहुत ही सोची समझी रणनीति के तहत अमेरिका ने ईरान के तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आने दे रहा है, और उस फैसिलिटेट तो नहीं कर रहा, लेकिन वो उस पर अब कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा। सैंक्शंस वगैरह सबको जो है एक तरह से इग्नोर कर रहा है। तो रूसी तेल भी लगातार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़े आराम से आ रहा है। पहली बार थोड़े प्रतिबंध होते थे, वक्तव्य होते थे, बातचीत होती थी। अब पूरा रूस का जो तेल है वो G7 की जो सैंक्शन, जो एक प्राइस कैप है $60 पर बैरल, उससे ऊपर बिक रहा है, और अमेरिका को या पश्चिम के देशों को कोई उसमें आपत्ति नहीं है। इधर वेनेजुएला का तेल भी आ रहा है। तो मतलब ये है कि डिमांड तो कहीं बढ़ती नजर आ नहीं रही है, लेकिन सप्लाई चाहे वो ईरान से हो, चाहे वो रूस से हो, चाहे वो वेनेजुएला से, वो लगातार बढ़ रही है। तो डिमांड और सप्लाई फंडामेंटल से आप देख रहे हैं कि उसमें जो एक इम्बैलेंस है, जिससे कीमत जो है वो दक्षिण की तरफ जा रही है। लेकिन जो यक्ष प्रश्न है, बड़ा प्रश्न ये है कि क्या अब सऊदी अरब और को ये लोग उसको लेकर के कुछ करेंगे, मतलब क्या और प्रोडक्शन कट करेंगे। फिलहाल मुझे ऐसा नजर आता है कि अमेरिका का जो पूरा ध्यान है वो चुनाव जीतने पे है, अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने पे है, और साथ साथ कुल मिला के इस बात पे है कि जो कीमतें अगर लो रहती हैं तो वो पूरा डेमोक्रेटिक वर्ल्ड जितना भी है, जिसमें भारत भी शामिल है, उनके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि चुनाव भारत में भी आ रहे हैं, अमेरिका में भी आ रहे हैं। इधर हमने देखा है कि राजनीतिक अस्थिरता ब्रिटेन में भी है, और कुछ यूरोप के देशों में भी चुनाव आ रहे हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि जो तेल है वो कीमतें उसकी अभी लो रहने वाली हैं। हालांकि सऊदी अरब कोशिश करेगा और कुछ हद तक कामयाब भी होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कटने को नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो कीमत नीचे जा रही है प्रोडक्शन कट के बावजूद जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी जो कोशिश है वो 100% सफल नहीं हो पा रही है। इसलिए मेरा अपना जो नजरिया वो ये है कि कीमतें अभी और नीचे जा सकती हैं, लेकिन $80 पार करेंगी एक सस्टेन बेसिस पे, ये फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आता है। क्योंकि इधर अमेरिका की कोशिश, इधर भारत जैसे बाजार की कोशिश, दूसरी तरफ हमास और इजराइल के बीच में थोड़ी सी कहीं आशा की किरण के होस्टेजेस को रिलीज किया जा सकता है, और दूसरी तरफ क्योंकि जाड़ा आने वाला है तो यूक्रेन का युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये सारे जब धरातल पे, हम जियोपॉलिटिक्स के धरातल पे देखते हैं, तो ऐसी कोई बहुत बड़ी चिंता कहीं नजर नहीं आती, और दूसरी कहीं से एकाएक डिमांड बढ़ जाएगी ऐसा भी नजर नहीं आता। इसलिए तेल की कीमतें वो लगातार प्रेशर में रहने वाली हैं। सऊदी अरब कोशिश करेगा, ओपेक कोशिश करेगा, $80 पे ज्यादा ले पाएंगे, लेकिन इससे आगे अभी जो है वो मुझे कुछ ऐसा खास होता नजर नहीं आता। ओके, तो फिर मिस्टर तनेजा, क्लियरली आपने ऊपर की तरफ के लेवल तो बताया कि $80 के पार जाने की संभावना नहीं है, प्राइसेस अंडर प्रेशर ही रहेंगे। 77 का भाव ऑलरेडी हम देख चुके हैं ब्रेंट पर फिलहाल। इन स्तरों से भी और कितना नीचे जा सकता है? और ओपेक या फिर IEA जो कंसिस्टेंटली प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि फोर्थ क्वार्टर से सप्लाई टाइटनेस रहेगी, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ओपेक हो या IEA, ये कुछ हित हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं, तो इनके एनालिसिस, इनकी बड़ी बड़ी रिपोर्ट, बड़ी बड़ी चर्चाओं को बिल्कुल कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक मकसद से बोलते हैं, ये बाजार को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। ओपेक और IEA विकसित देशों की संस्था है,
ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की, और इन सब के जो प्रोजेक्शंस रिपोर्ट्स किसी मकसद से होते हैं, तो उनको मैं ज्यादा तवज्जो नहीं देता। प्रश्न जो है वो असली बात है, दो ही चीजें होती है, डिमांड एंड सप्लाई। फिलहाल कोई डिमांड बढ़ती नजर मुझे आती नहीं है। जियोपॉलिटिकल ट्रिगर वो मार्केट उनको ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है। तो अगर कीमतें जो दक्षिण की तरफ जाते जाते $70 पे भी $70 पर बैरल पर नजर आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, और 80 से ऊपर जाएगा ऐसा मुझे नजर नहीं आता। तो अगर 70 और 80 के बैंड को हम लेकर के एक एवरेज निकाल करके चलते हैं तो मुझे लगता है हम सेफ स्पेस में होंगे। साथ ही साथ नरेंद्र जी, नवंबर 26 को ओपेक की मीटिंग है, क्या कुछ एक्सपेक्ट वहां से किया जा सकता है? देखिए, ओपेक के पास ही तो एक ही हथियार होता है कि वो प्रोडक्शन कट करते हैं जी। और साथ में नई नई रिपोर्ट ला करके एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तेल की बड़ी किल्लत होने वाली है, डिमांड बढ़ने वाली है, रिन्यूएबल कहीं कुछ नहीं जा रहा वगैरह वगैरह। लेकिन वो सब हथियार जो हैं वो डिप्लॉय कर चुके हैं, और उनका असर कितना है वो हमको नजर आ रहा है। इस समय हमें ये देखना है कि जो बड़े बड़े कंज्यूमर्स हैं, 3 बड़े कंज्यूमर हैं, अमेरिका चुनाव की तरफ जा रहा है, उसको सस्ता तेल चाहिए। चीन में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, डामाडोल है, तो महंगा तेल चीन की वजह से होगा वो नजर नहीं आता। भारत चुनाव मोड में आ चुका है, भारत को भी सस्ता तेल चाहिए। अगर 3 बड़े उपभोक्ता जो हैं वो इन 3 इस फ्रंट पे की कीमत क्या होना चाहिए वो पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है, तो ओपेक लाख प्रयास कर ले, बहुत कुछ हो नहीं पाएगा जब तक कि डिमांड एक ना बढ़ जाए। और डिमांड कहाँ से बढ़ेगी, पृथ्वी पर बढ़ती तो नजर नहीं आती, और किसी ग्रह पे क्या होगा कहना मुश्किल है। राइट, वो सही लाइन थी। नरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो थैंक यू। क्लियरली जिस तरह का बाजार फिलहाल यहाँ पर है, प्रेशर लगातार बनता रह सकता है एनर्जी में। जैसे कहा गया कि पिछले 4 हफ्तों से लगातार गिरावट हम यहाँ पर कच्चे तेल में आता हुआ देख रहे हैं, और कल रात तो 5% की गिरावट थी, और उसी को फिलहाल यहाँ पर क्रूड प्राइसेस होल्ड भी करते हुए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर अब सोने की कर लेते हैं, क्योंकि कल रात जिस तरह से सोने के प्राइसेस में मूवमेंट आई, एक बार तो सभी ने इसका जायजा लिया। ऑफकोर्स अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेजी थी जो 1.25% जैसी थी, लेकिन भारतीय बाजारों में 9:10 से 9:12 के बीच में जो ₹1000 की उठापटक यहां पर देखने को मिली, रवि, उसे आप कैसे देखते हैं? कैसा दिखा वो चार्ट्स पे? क्या वो ग्लिच था, फैट फिंगर था? ऑल टाइम हाई कैसे बनता हुआ नजर आया सोने में? जब से उस टाइम इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो कोई ज्यादा वॉलेटिलिटी थी नहीं। जो भी मोमेंटम आया था वो M6 में ही प्राइसेस में ये मोमेंटम था। थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिच के वजह से भी हो सकता है पर्टिकुलर, क्योंकि उस टाइम थोड़े ट्रेड्स में प्रॉब्लम थे। सामने कुछ फ्लिप ट्रेड भी था, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि जब ट्रेड में प्रॉब्लम होते हैं तो जो डीलर जो अपने ट्रेड को पंच करते हैं उसमें कुछ एरर आ जाते हैं। तो आई थिंक जैसे ये एरर का मींस के सिलसिला दूर हुआ, तुरंत ही ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि एक टेक्निकल खामी थी, उसमें कोई फंडामेंटल रीजन नहीं था कि मींस के 2 मिनट में 1000 पॉइंट की तेजी आनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि ये एक मात्र रीजन था जिस हिसाब से प्राइसेस में अपसेट था। ऑल ओवर तो प्राइस में ट्रेंड बना हुआ है, पॉजिटिव भी बना हुआ है। एंड पर्टिकुलर मुझे लग रहा है कि जो चाइनीज फेस्टिविटी की पहले की दिसंबर की डिमांड है वो भी आपको वहां पे आती हुई दिखेगी। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, ऑल ओवर आउटलुक पॉजिटिव है, ऐसा दिख रहा है। 61,500 तक के लेवल आपको वैसे अभी फ्री ट्रेड नहीं फंडामेंटली आते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि वो जो 2-3 मिनट में हुआ और वो चार्ट काफी चौंका देने वाला था। मेजर बात यह है कि उस टाइम पे अगर आप वॉल्यूम्स देखें तो वहां पर भी हमने एक सर्ज आता हुआ देखा। ऑफ कोर्स जो लोग वहां पर पोजीशंस लेके खड़े हुए थे उनके स्टॉप लॉसेस भी ट्रिगर हुए होंगे, क्योंकि किसी ने ₹1000 के ऊपर और नीचे दोनों साइड की जो मूवमेंट आते हुए देखी। आप इसे कैसे देख रहे हैं? कैसा रहा एज अ एक्सचेंज मेंबर आपका कारोबार? आई थिंक एज अ मेंबर गोल्ड और सिल्वर में हमारी तरफ से काफी अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं एंजल की तरफ से। बट अपार्ट फ्रॉम दैट 3% का टिक मैंने भी देखा और मुझे भी वहां पे बिलीव नहीं हो गया, बिकॉज वो सरप्राइज ट्रेड जैसा दिख रहा था जहां पे एक टिक आपको खाली ऊपर दिख रहा है, बट उस ट्रेड पे मेरे ख्याल से ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं हुए। सो आई विल इग्नोर दैट पर्टिकुलर टिक। फंडामेंटल स्पेसिफिक रीजन की वजह से वो टिक नहीं हुआ, इट इज प्योरली टेक्निकल थिंग जैसे रवि ने बताया। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे ख्याल से मोमेंटम काफी तेजी से बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट 57,000 के लोअर भाव से 60,000 61,000 तक का भाव देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट प्रोबेबल भाव जो है आपको 62,000 तक के देखने को मिल सकता है। $2,000 इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत जल्द आने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से आपको काफी अच्छा रिस्क प्रीमियम हो गया। आज की ट्रेड में मेरे ख्याल से थोड़ी गिरावट रहेगी 60,550 तक। ओके, चलिए, तो ग्लिच ही सही लेकिन लाइफ टाइम हाइस तो लगते हुए दिखे कुछ समय के लिए गोल्ड पर, लेकिन फिलहाल ये ट्रेडिंग व्यू आपको मिला है। क्विकली एक सिल्वर पर भी राय ले लेते हैं, उसका बेस मेटल्स की बात करेंगे। सिल्वर पर रवि, क्या कमेंट्स, क्या स्ट्रैटेजीज इन स्तरों से?
सिल्वर पॉजिटिव है, पर्टिकुलर 73,500 का टारगेट की हमने आगे भी बात की थी, बट ये इतना जल्दी आएगा वो पता नहीं था। काफी जल्दी 2 दिन में प्राइसेस ने एक अच्छा रैली दिखाया। अभी 73,500 का एक अच्छा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे अभी मुझे लग रहा है कि 74,200 तक के लेवल सिल्वर में एक्शन हो सकते हैं। स्ट्रेटेजी स्पेसिफिक बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे, अगर 73 के करीब मिलता है तो आप नया बाय कर सकते हैं 72,620 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है रैली अपसाइड आनी चाहिए। सेकंड जो है कि चाइना में भी इंडस्ट्रियल डेटा अच्छे आए थे, हालांकि बेस मेटल में इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है, बट सिल्वर में वैसे भी थोड़ी सप्लाई के कंसर्न्स ऑलरेडी थे। हालांकि डिमांड कम थी, इस हिसाब से प्राइसेस में कुछ रिफ्लेक्शन आया नहीं, बट मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट कवरिंग जारी रह सकता है और जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होगा आपको एक अच्छी रैली वहां पे दिख सकती है। ओके, चलिए तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी सिल्वर पर और गोल्ड पर। अब बात बेस मेटल्स की कर लेते हैं, जहां हमने थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जिंक जैसे बेस मेटल्स में आते हुए देखी थी, लेकिन आज वापस प्राइसेस तमाम बेस मेटल्स के फ्लैट से पॉजिटिव साइड पर ही ट्रेड कर रहे हैं, फिर चाहे वो जिंक हो, कॉपर या फिर एल्यूमिनियम हो। प्रथमेश, क्या सजेशन, बेस मेटल्स पर कोई ट्रेड लेंगे क्या? बेस मेटल से मेरे ख्याल से कॉपर को बेचने की सलाह रहेगी 710 के पास में। 713 का स्टॉप लगाएंगे और नीचे में टारगेट 703 पे रखेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी काउंटर में कुछ खास ट्रेड स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज दिखाई नहीं दे। हफ्ते की प्रथमेश यहाँ पर बात की जाए तो ज्यादातर मेटल्स में हमने यहाँ पर बढ़त ही आते हुए देखी है, लेकिन एक और काउंटर जहाँ पर तेजी है वो नेचुरल गैस में कुछ करना चाहेंगे? मेरे ख्याल से नेचुरल गैस 250 नीचे में और ऊपर में 280 ये रेंज में है, बट हाल फिलहाल में काफी अच्छा करेक्शन है इस पर्टिकुलर काउंटर में। आज के लिए ट्रेड करना है, इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटीज बनती है। 255 के पास बाई करें, नवंबर वायदा 249 का स्टॉप लगाए, टारगेट 272 पे। ओके, चलिए तो ये रही आपके लिए नेचुरल गैस पर, जहां पर प्राइसेस 1.5% ऊपर आज के कारोबार में ट्रेड करते हुए रुकेंगे। चलिए ये तो बात हुई स्ट्रैटेजीज के। ब्रेक में जाए उससे पहले क्विकली एक क्रूड पर भी स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। प्राइसेस पर तो एक आउटलुक मिला ही है, लेकिन प्रथमेश अभी बेच के चल रहे हैं इन स्तरों से क्रूड? आई थिंक फॉलिंग नाइफ वाला मार्केट है, कंसिस्टेंटली गिर रहा है ये काउंटर में। यहाँ पे बाय करने की सलाह दूंगा ही नहीं। गोइंग विद द ट्रेंड 6160 पे सेल करने की सलाह रहेगी। 6250 का स्टॉप रहेगा, टारगेट 5930 के लिए रहेगा। ओके, तो खरीदना तो बिल्कुल नहीं है, बेचने की अपॉर्चुनिटीज देखनी है कच्चे तेल में। फिलहाल 6084 पर मौजूदा भाव M6 पर देखने को मिल रहा है। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर एग्री कमोडिटीज पर करेंगे फोकस, लेंगे स्ट्रैटेजीज, खासतौर से चर्चा करेंगे धनिये पर भी। उस पर भी हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद रहेंगे बातचीत करने के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। महीने की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आज धनिये में हमने अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी है। करीब 2.5 से 3% की गिरावट यहां पर बनती हुई नजर आई है। क्या वजह है, आगे कैसे रह सकते हैं भाव, इस पर बात करने के लिए कृष्णा कनवा सिंह राजकोट के चेयरमैन भरत दसानी अब हमारे साथ हैं। भरत नमस्कार, शुक्रिया समय निकालने के लिए। कैसे देखते हैं आप पिछली कुछ तेजी और फिर अच्छी खासी मुनाफा वसूली जो आज बाजार में है? नमस्ते मैडम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। धनिया नीचे 72 से ऊपर में अभी 82-83 गया, यानी तकरीबन 12-15% की तेजी आई। तो धनिया का ट्रेंड यही चलेगा। नीचे में धनिया 70-72 का 82 गया, अभी यहाँ से 5% की समझो करेक्शन आएगा, वापस यहाँ से 1992 जाएगा। ऊपर में हमको धनिया लग रहा है ये भाव बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ से 1-2 रुपया घटे तो धनिया लेना चाहिए। वापस ऊपर में 90-92 धनिया बन सकता है। क्या रीजंस देखते हैं आप इसके लिए? ऑफ कोर्स फसल को लेकर यहाँ पर अराइवल्स को लेकर और जिस तरह की अवेलेबिलिटी है उसको लेकर कुछ कंसर्न जरूर रही हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ बाजार कैसा है आवक और सामने मांग के हिसाब से? अभी आवक और डिमांड दोनों सेम टू सेम है। कैरी फॉरवर्ड माल है, बट वो मजबूत हाथों में है। उनको जो भी उनको ऊपर के भाव में माल काटना है, वो कोई जल्दी माल बाजार में बिकने नहीं आएगा। अभी तेजी होने का बड़ा रीजन है सोइंग रिपोर्ट गुजरात, MP, राजस्थान सब मिला के तकरीबन 50% के रिपोर्ट आ रहे हैं। गुजरात 50% और MP, राजस्थान मिला के 60% के रिपोर्ट आ रहे हैं। उसके बेसिस पे थोड़ी तेजी हुई है बाजार में। कंफर्म जो बुआई की रिपोर्ट है भरत, आप कहेंगे मिड दिसंबर तक आनी शुरू होगी, उसके बाद एक क्लैरिटी आएगी कि एक्चुअल बुआई कैसी है? यस मैडम, अप्रोक्स 15 दिसंबर तक आपको एक टेंटेटिव 70-80% आइडिया आ जाएगा। बट अगर ये टाइम पे अगर और 5-10 रुपए की तेजी करते हैं तो कहीं ना कहीं बुआई का रुझान 5% भी बढ़ सकता है, कम नहीं होगा, बढ़ सकता है। जो अभी 70 रुपए के ध्यान पे धनिया लग रहा था सबको के 30% 40% स्विंग होगा। अगर धनिया यहाँ से 10 रुपए किलो और बढ़ता है तो वो रुझान सीधा 50-55% तक बन सकता है किसानों का, क्योंकि
उनके लिए ये भाव जो है मंडी के 1800 रुपए के, 1700 रुपए के लूज मंडी ईगल माल के, उसमें उनको किसान को सेटिस्फेक्शन है कि उनको अच्छे पैसे मिलते हैं और सेफ क्रॉप है। ओके, तो क्विकली भरत, एक चीज और, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि प्राइसेस यहाँ से थोड़ा सा और नीचे अभी आएंगे और वो खरीदारी का मौका है, तो 7200 7300 क्या लेवल आप देख रहे हैं नीचे की तरफ मैक्स जाते हुए? दूसरा, ये जो हमने थोड़ी जो प्रॉफिट टेकिंग देखी भी है, इसके पीछे रिपोर्ट्स तो ये थी कि डिमांड थोड़ी सी सबड्यूड हुई है, इसीलिए प्रेशर आते हुए दिखाई दिया स्पॉट मार्केट में। आप कैसे देखते हैं? नहीं मैडम, डिमांड अच्छी है, आगे रमजान में भी पुराना धनिया ही जाएगा और अभी भी एक्सपोर्ट में लगातार ये दीपावली की ओपनिंग व्यापार में सब में एक्सपोर्ट के व्यापार भी अच्छे हैं। ऊपर गाजियाबाद साउथ उनके भी व्यापार अच्छे हैं। धनिया ऊपर के भाव से अभी तकरीबन 4 रुपए किलो घटा है। यहाँ से अगर 1-2 रुपए किलो घटता है, सपोज 75-76 एक्सचेंज एनसीडीएक्स क्वालिटी का माल मिलता है तो लेना चाहिए। ऊपर में वापस इसमें 12-15% की तेजी मिलेगी विद इन 1 और 2 मंथ। भरत, अगर जैसे आपने एनसीडीएक्स की अभी बात करी है और ऑलमोस्ट सभी कुछ यहाँ पर गिरावट में काम करता हुआ नजर आ रहा है, अगर कैस्टर को छोड़ दें तो कपास, गुआर सीड, गुआर गम, कोकोड, सन ऑयल, जीरा 1.5% नीचे है और हल्दी में यहाँ पर ऑलमोस्ट 4.5%, यानी कि 5% तक का लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया है। क्या आप बाकी मसाले भी देखते हैं? और ये जो बहुत भारी गिरावट हमने हल्दी में आते हुए देखी है, कैसे रीड करेंगे इसे? मैडम, हल्दी तो मैं नहीं देखता हूँ, बट जीरा धनिया मेरा मेन प्रोडक्ट है। अभी सब कमोडिटी में वॉल्यूम बहुत कम है। थोड़ा छुट्टी का भी माहौल है, कल नाग पंचम का मुहूर्त है, कल से सब लोग सीट पे आएंगे, काफी लोग हॉलीडे पे है। मेरे ख्याल से मंडे से ये सब चीज में थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम बढ़ना चालू होगा। अभी टोटल एनसीडीएक्स का मार्केट है वो टोटल सेलर मार्केट है, यानी फंडामेंटल से विपरीत चल रहा है। चाहे जीरा हो चाहे टर्मरिक का मेरे पास रिपोर्ट रहता है, बट मैं काम नहीं करता हूँ एक्सपोर्ट में। बट जो चीज है सब फंडामेंटल से विपरीत चल रही है, यानी बायर टूट गया है या सेलर हावी हो गया है, समझ नहीं आ रहा है। बाकी गवार है जितना मैं समझता हूँ, हल्दी जितनी समझता हूँ, जीरा जितना समझता हूँ, ये 100% फंडामेंटल से विरुद्ध मार्केट चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये मार्केट इतने ज्यादा घट गए हैं तो लगता है आने वाले दिन में यानी 20-25 नवंबर के बाद थोड़े ये मार्केट वापस ऊपर ऊपर जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। स्पाइसेस पर फिलहाल के चर्चा हुई। शुक्रिया आपका भरत, बताने के लिए किस तरीके की ट्रेंड्स यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टर्मरिक पर इनफैक्ट एक रवि की कमेंट्स ले लेते हैं। टर्मरिक अंडर प्रेशर, और रवि रिपोर्ट्स तो यही हैं कि जनवरी से जो नई अराइवल्स आना शुरू होंगी उससे ठीक पहले इस एंटिसिपेशन में कि नया स्टॉक आएगा, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। आप कैसे देखते हैं फिलहाल के फंडामेंटल्स और प्राइसेस को सपोर्ट कहाँ लैंड होते हुए देखते हैं? जरूर से हमने ये वीक की शुरुआत में बात किया था, क्योंकि लाभ पंचमी तक मंडियां बंद रहे थे तो प्राइसेस में जो मोमेंटम है वो थोड़ा फंडामेंटल से विपरीत आया है। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई ज्यादा यहाँ से फंडामेंटल में चेंज हुआ है। पर्टिकुलर नेक्स्ट मंडे ऑनवर्ड्स मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में सपोर्ट आता हुआ दिखेगा। सेकंड जो टेक्निकल रीजन है वो एक्सपायरी है, क्योंकि ये 5 दिन 15 से लेकर 20 तक ऑलवेज एनसीडीएक्स में एक्सपायरी का भी एक एडिशनल प्रेशर होता है। अभी एक्सपायरी का जब प्रेशर है तब मीन्स की मंडी आपका प्रेफरेंस प्राइस नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। करंट लेवल पे ही 12,770 चल रहा है, आप दिसंबर में बाय करें। स्टॉप लॉस नीचे लगा सकते हैं 12,400 का। मुझे लग रहा है अगले सप्ताह तक 13,600 तक के लेवल फिर से अप्रोच होते हुए दिख सकते हैं। इसके अलावा धनिया में भी मुझे लग रहा है कि 8,000 का एक अच्छा बॉटम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ये बनाने के करीब है। 8,000 के करीब नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट बाय करें दिसंबर, स्टॉप लॉस लगाए डाउन साइड, वो होगा आपका 7,920। मुझे लग रहा है कि अगले सप्ताह तक 8,300 तक के लेवल आपको कोरिएंडर में भी आते हुए दिख सकते हैं। गुआर कल अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन पिछले 2-3 दिन से अच्छा खासा चल रहा था। आज यहाँ पर भी मुनाफा वसूली है, क्या यहाँ पर भी एक्यूमुलेशन की राय देंगे? आपने गुआर के लिए पूछा? हाँ जी। हाँ, जरूर से यहाँ पे एक्यूमुलेशन करना चाहिए। आई थिंक वहाँ भी ये सेम रीजन के हिसाब से वॉल्यूम थोड़ा कम है, इस हिसाब से आज करेक्शन ज्यादा है। मेरे हिसाब से गुआर गम एक बेटर कॉल हो सकता है। 11,620 के करीब गुआर गम में बाय करें, स्टॉप लॉस लगाए 11,200 तक का। 23 तारीख तक मीन्स के अगले सप्ताह तक आपको वहां पे 12,200 12,400 तक के लेवल गुआर गम में आते दिख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये स्ट्रैटेजीज आपको ग्वार पैक पर मिली हैं, जहां ऑन डिप्स खरीदारी की सलाह है। ग्वार गम फिलहाल 11,700
15 पर कारोबार करते हुए। तो ये तो ही एग्री कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजी। शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया रवि आने के लिए शो में अपने व्यूज सभी कमोडिटीज पर शेयर करने के लिए। इसी के साथ मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पर आपके लिए लेकर आएंगे वादा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।